हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन ड्रीम पर। तो फ्रेंड आप सब कैसे, यानी कि जैसा कि आपका एग्ज़ाम करीब आ चुका है। आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को है। मैं आप कल वाला वीडियो आप सब देख ही चुके थे। कल वाला में क्या था, 2021 का मॉडल बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर था, यानी कि 10 का 2021 का मॉडल पेपर यानी कि एग्ज़ाम पेपर था। देखिए आज मैं आपके वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस, उसका एग्ज़ाम पेपर मैं लेके आया हूँ। देखिए उसमें समय कितना था, 2 घंटे 15 मिनट। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। आप सब जाएंगे यूपीएससी पर, एक वेबसाइट है उस पर जाएंगे। टाइम टेबल जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखिए क्या बोलते हैं, समय जो है उसमें 3 घंटे 15 मिनट भी दिया है। और फोकस ऑन ड्रीम पर आप सब जाएंगे तो उसमें भी टाइम टेबल है, उसमें भी समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। वो उसका आप फिगर नहीं करना है। तो देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप सब बैठे हैं तो आपको जब पेपर दिया जाता है आपको, तो आप सब क्या करते हैं, आप सब पेपर देखेंगे नहीं उसमें क्या निर्देश दिया है, आप सब सीधा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। आप आइंदा मतलब यानी कि आप सबको ये सब गलती नहीं करनी है। पहले तो स्टूडेंट का मुख्य बात क्या होता है कि जब उनको पेपर मिलता है उसमें निर्देश दिए रहते हैं, पहले निर्देश पढ़िए तब आगे बढ़िए। तब चाहिए हम लोग चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए निर्देश क्या दिया है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आप सब 15 मिनट प्रश्न को पढ़िए और टेंशन फ्री होगा, यानी कि आपको कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना है। आप तो थोड़ा 1 महीने सोशल मीडिया से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। देखो तो प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खंड में विभाजित है। प्रत्येक खंड के प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। और देखिए खंड दूसरे में क्या है, खंड का यानी खंड का में क्या है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 6 बहुविकल्पी प्रश्न है। 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न है, प्रत्येक अंक दो, प्रत्येक प्रश्न दो, यानी कि आपको 6 बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको 3 प्रश्न करना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ये आपका बहुविकल्पी हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। उसमें देखिए क्या है दोस्तों, है देखिए प्रश्न संख्या 7 से 9 अति लघु उत्तरी प्रश्न है। 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। देखिए तो इसमें देखिए 7 से 9 लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। उसमें से आपको केवल 3 ही प्रश्न करना होगा। 3 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको केवल 2 करना होगा। उसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न आपको 3 नंबर का मिल जाएगा। और आइए हम तीसरे पे चलते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न क्या होता है, देखिए तो प्रश्न संख्या 10 एवं 11 लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 एवं 11 लघु उत्तरी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को करें, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको एक करना रहेगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आ रहा है, जो आपको ज़्यादा बेटर हो, आपको लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, आप उसी को करिए। और उसके लिए देखो 6 अंक मिल रहा है, यानी कि आपको मेहनत बहुत ही ज़बरदस्त करना पड़ेगा, इतने सारे अंक मिल रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें भी दिया है प्रश्न संख्या 12 एवं 13 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। और उसमें आगे देखिए दूसरा प्रश्न, यानी 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को करना है, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक। वाह क्या बात है। इसमें देखिए दोस्तों 2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से एक प्रश्न करना है आपको, वो भी 12 अंक का। इसको तो आप छोड़िए ही मत, यानी कि 12 नंबर का मिला है, 12 मिला है, 6 नंबर का मिला है, सब क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि सब ज़्यादा नंबर के हैं। देखो दोस्तों एग्जाम में आप सब कैसे लिखेंगे, यानी मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया है, या आपको अगर उस चीज़ के बारे में कुछ पता है तो उसके बारे में आप पूरा पेज ही भर डालिए, यानी कि एग्जामर देखे आपका काफ़ी खुश हो जाएगा। देखिए अगला 5वां क्या है, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। मानचित्र संबंधित प्रश्न है। देखिए इसमें दिया है प्रश्न संख्या 14 मानचित्र संबंधित है प्रश्न है। सभी प्रश्न करें, सही व सही नाम और सही अंकन हेतु क्या होते हैं, यानी कि आधा आधा नंबर आपको निर्धारित है, यानी कि 5 दिया रहेगा आपको, 5 अंक प्रत्येक के एक का नंबर मिलेंगे, 5 अंक हो जाएगा आपके। देखिए तो जैसा कि आज हमारा गला ख़राब है तब पर भी मैं आपको मॉडल पेपर यानी कि 2021 का पेपर हल करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फोकस ऑन ड्रीम से जुड़े सभी सदस्य, यानी जो कक्षा क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में टॉप करें। देखिए
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में आप सब कमेंट नहीं करते हैं, ये हम देखो बहुत दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप साथ हमारा देती रहिए, इससे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप जिस तरह हमारा साथ दे रहे हैं, हम लोग बहुत ये तेज़ विकास कर जाएंगे इस नज़रिए से। और देखिए हम लोग तीसरे चलते हैं, खंड ख। देखिए दोस्तों अब खंड नंबर ख चलते हैं। उसमें देखिए दिया है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करें, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। देखिए दोस्तों आप सब सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आप सब हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे हम लोग आपका साथ देंगे। और क्या बोलते हैं, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको जो चीज़ नहीं समझ कमेंट कीजिए, हम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप दोस्तों मेन बात होती है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप केवल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को उठा दे रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छा नंबर पाएं, एग्जाम में टॉप कर जाएं पूरे ज़िले में। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए उसमें प्रश्न संख्या 21 से 23 अति लघु उत्तरी प्रश्न है। 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न को करें, प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 24 एवं 25 लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 एवं 25 लघु उत्तरी प्रश्न है। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करें, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए तो निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना होगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 26 से 27 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करें, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है। देखिए तो क्या बात है, यहाँ पर 12 नंबर का आपको मिल रहा है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अब देखिए मानचित्र संबंधित का प्रश्न संख्या 28 मानचित्र संबंधित प्रश्न है। सही प्रश्न करें, सही नाम और सही अंकन हेतु आधा नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 1 नंबर मिलेगा आपको। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों इंग्लिश में कुछ दिया है, यानी जो जिनको इंग्लिश आती है इंग्लिश करें, जिनको हिंदी में आती है हिंदी में करें। मैं आपको अगली वीडियो में बता चुका था। अब चलते हैं हम दोस्तों खंड क पर। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए इसमें भी एक निर्देश दिया है। देखिए क्या निर्देश क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका कहने का मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, इससे कहने का मतलब क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। देखिए तो मैं इसका आंसर आप सभी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में बताया कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है, आप सब रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी में अगर आपको बता दूंगा तो आप सब रिवीजन नहीं करेंगे, केवल रट लेंगे। अगर आप मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ तो आप सब जाएंगे, बुक खोलेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो आपका हर एक चीज़ रिवीजन हो जाएगा जो रिवीजन नहीं हुआ है। देखिए तो निर्देश क्या दिया था, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें 4 विकल्प रहे, आपको कोई जो यानी कि आपको केवल वही करना होगा जो आपको सही लगे, यानी कि जो सही है उसी को करना होगा आपको। यानी ये नहीं कि चारों लिख के उसमें किसी एक पर टिक मारना है, केवल एक पर जो सही है उसी पर टिक मारना है। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं रहा कमेंट में लिखिए, मैं उसको जरूर बताऊँगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित दूसरा देखिए क्या है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आनंद मठ उपन्यास लेखक के कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए तो इसका आप लोग को आंसर ढूंढना होगा, पढ़ना होगा। जो नहीं आ रहा आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। और तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। 1920 को, 1927 को, 1929 को, 1930 को। इसमें से एक आंसर है, उसको आपको लिखना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चौथे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 ऑप्शन दिया है, जो सही रहेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब पाँचों क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य संघ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य संघ राज्य नहीं है, यानी मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये हो गया 5वां। आइए दोस्तों हम लोग 6वां क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट वाला बहुविकल्पी का। देखिए 6वां दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। कार्यपालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका, विधायिका। इसमें से कौन सा शासन का अंग नहीं है, उसको आपको लिखना पड़ेगा।
आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न पर। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों हुआ, कोई एक कारण लिखिए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, यानी 1789 में फ्रांस की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसा कि आप सब पढ़ा होगा 1789 में फ्रांस की शासन व्यवस्था राजतंत्र थी, यानी कि उसमें राजा का राज चलता था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए। आइए हम लोग 9वें क्वेश्चन चलते हैं, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप सब स्कूल में पढ़ाया गया और ये सब चीज़ें आप सब उसको रिवीजन कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न पर। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, 10वां, 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें अथवा भी करके दिया है, अथवा का इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। या तो आप इटली का एकीकरण के बारे में लिख दीजिए, या तो 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ये भी कर सकते हैं आप, जो आपको आ रहा अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर लिखिए। यानी कि इसमें लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, इसके बारे में लिखना होगा, उदाहरण देकर भी लिखना होगा। यानी पहले आप उदाहरण दीजिए, उसके बारे में लिखिए। अथवा इसमें अथवा करके क्या दिया है, लोकतंत्र शासन में पारदर्शिता आवश्यक है, क्यों, कारण लिखिए। चाहे आप पहला वाला कीजिए या दूसरा वाला कीजिए, दोनों से एक ही करना होगा। जो आपको अच्छा आ रहा है, अच्छा समझ में उसको आप कीजिए, यही मैं चाहता हूँ। अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न 12वां क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है। भारत को संघीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्थाओं की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी दिया है, जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। यानी कि जातिवाद के बारे में आपको लिखना होगा। अब ये भी बताना होगा कि भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यह अथवा भी करके दिया है, विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसका क्या कारण है, इन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में आपको लिखना होगा। देखिए तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सब ध्यान से पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तभी बता पाऊंगा ना। तो चलते हैं हम लोग आगे मैप कार्ड पर। मैप कार्ड 14वां। देखिए इसमें दोस्तों एक निर्देश दिया है, निर्देश पढ़िए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। आप सब जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, और देखिए मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना होगा। देखिए 14 क्वेश्चन आप देखिए। पहला, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, यानी कि कहाँ से कहाँ पर हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उसी को आपको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना होगा, और वहाँ पर नाम सही लिख देना है। और लिखिए आगे, तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई, यानी कि ये कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में। उसको आपको मानचित्र में दर्शाना होगा, चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर लिख देना है कौन सा हत्याकांड हुआ था, नाम लिख देना है बस। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या है, तीसरा, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मुंबई में हुआ था दोस्तों, उसी पर क्लियर नहीं है, जहाँ तक आशा लगता है मुंबई में हुआ था। अब जाते हैं हम लोग चौथे पर। चौथा क्या है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इसे आपके स्कूल टीचर सब बता चुके होंगे। आप सबको इसका आंसर लिखना होगा। आपको जो नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको बताऊँगा। आगे देखिए इसको 5वां क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, इसको आपको लिखना होगा।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पार्ट बी पहले देखिए दोस्तों, पार्ट बी पहले कुछ और दिया है, उसको आपको नहीं देखना क्योंकि आपको निर्देश में नहीं दिया है। उसमें केवल दिया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो उसको आपको नहीं देखना है। आप चलिए खंड बी पे चलते हैं हम लोग, यानी पार्ट बी पे। पार्ट बी दोस्तों क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि 15 क्वेश्चन क्या है, भूगोल से देखिए इसमें दिया है। पहला दिया है लैटराइट मिट्टी का रंग होता है, लैटराइट मिट्टी का रंग होता है। इसमें से जो आपका होगा उसको आपको सही टिक लगाना होगा। हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ। 16वां क्वेश्चन दिया है काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है मुख्य रूप से? वैसे बात तो कपास की फसल मुख्य है काली मिट्टी वाली, उसको कपास का आपको टिक लगा देना है। आइए हम लोग 17वें क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपका, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। ये आपका होगा असम। असम में चाय सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक है। आइए हम लोग 18वें क्वेश्चन चलते हैं। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 मार्च को, यानी 24 मार्च को, 24 मई को, 24 सितंबर को, 24 दिसंबर को। ये आपको सही टिक एक में से लगाना होगा। आइए हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन में, लंदन में, टोक्यो में, जेनेवा में। इसमें से कोई एक सही है, उसमें आपको टिक मारना होगा। आइए हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे, सेल, डाकघर, टिस्को। इसमें से कोई एक होगा, उसको आपको टिक मारना होगा। आइए हम लोग चलते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न पर। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या दिया है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन में दोस्तों। 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए। भारत की किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए, यानी जो पीने वाले फसलें हैं उनका नाम लिखना होगा। पीने वाले फसल जैसे गन्ना हो गया दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है, उनका नाम लिखना होगा आपको। आइए हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है? ऐसे इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं, उसको आपको लिखना होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन समझा देना है उसमें थोड़े 5 ही 6 लाइन में इसका आंसर लिख देना है। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको कम से कम आपको 1 पेज लिखना होगा, कम से कम तो 100 वर्ड से ज़्यादा ही रहना चाहिए इसमें। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? अथवा उपभोक्ता का शोषण रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। उपभोक्ता क्या होता है, उसका शोषण रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। यानी कि चाहे आप ऑपरेशन फ्लड वाला लिखिए या उपभोक्ता वाला लिखिए, दो में से एक करिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यानी प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होता है, उनकी 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा भी करके दिया है। देखिए दोस्तों, भारत की किसी एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और उन क्षेत्रों का विवरण दें जहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। यानी भारत की किसी एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए जहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। भारत की किसी, चाहे आपको वो वाला करना है चाहे ये वाला करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको अच्छे से समझना है उसको आप वही कीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए उसमें देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है आपका, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। उसमें देखिए क्या है दोस्तों, 26वां, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? इसको भी कर सकते हैं आप, अथवा भी करके देखिए उसको भी देख सकते हैं। अथवा क्या है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव लिखिए। जो आपको सही लगे आप उसी को कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ 27वें क्वेश्चन चलते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।
धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अथवा भी क्या कीजिए, चाहे जो मैं आपको बताया था वो वाला कीजिए, चाहे अथवा देखिए मैं उसको बता रहा हूँ आपको कौन सा करना है। आपको जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। देखिए दूसरा क्या है, अथवा वाला क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण हेतु कौन से उपाय किए जा सकते हैं। चाहे ये वाला कर सकते हैं, इसके ऊपर वाला कर सकते हैं, दो में से एक करना होगा आपको। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानचित्रकार, देखिए दोस्तों मानचित्रकार यानी कि मैप वर्क। देखिए इसमें एक निर्देश दिया है, उसको पढ़िए। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कि आपको एग्जाम हॉल में एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप उसमें दर्शाना होगा चिन्ह सहित। देखिए गंगा नदी, उसके बीच देखिए एक चिन्ह दिया है, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। यानी कि गंगा नदी कहाँ कहाँ भारत पाई जाती है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उसके बाद देखिए आगे क्या, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, यानी कि उसका देखिए चिन्ह कैसे दिया है दोस्तों गेहूं उत्पादक का। देखिए डब्बा बना है ना चिन्ह उत्पादक सहित, यानी कि आपको गेहूं कहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होता है, पंजाब में, हरियाणा में, उसी पर चिन्ह सहित दर्शा देना है आपको। हम लोग तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है चावल उत्पादक क्षेत्र, चिन्ह सहित दर्शाइए। उसमें देखो एक चिन्ह दिया है, उसी के साथ दर्शाना होगा, उसका नाम भी लिखना होगा। यहाँ पर क्या होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, क्या होता है। अब देखिए नरोड़ा परमाणु केंद्र, इसको त्रिभुज के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नरोड़ा परमाणु केंद्र कहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ाया गया होगा, इसको त्रिभुज चिन्ह द्वारा भारत मैप में दर्शाइए, इसको आपको दर्शाना होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाँचवा देखिए दोस्तों क्या है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, चिन्ह सहित, चिन्ह एवं नाम दोनों सहित दर्शाइए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, चिन्ह एवं नाम सहित दर्शाइए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा, कहाँ पर है, आपको पढ़ाया गया है स्कूल में, नहीं पढ़ाया गया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वही दिया है। यानी कि देखिए इसमें दिया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, चाहे आप उसको कीजिए चाहे उसको कीजिए। क्या दिया देखिए, तो इसमें दिया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। इसमें देखिए निर्देश क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। ये आपको नहीं कर रहा है, उसमें देखिए नोट केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। देखिए इसमें दिया है पहला क्वेश्चन के लिए चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए, इसको आपको बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम बताइए, इसको भी आपको बताना होगा। कौन से बच्चे बता सकते हैं, जो दृष्टिबाधित हों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नांगलबाज किस नदी पर बनाया गया है, भाखड़ा नांगलबाज किस नदी पर बनाया गया है। चौथा क्या है, पटना किस राज्य की राजधानी है, ये हो गया। पांचवा देखिए उत्तराखंड के किसी पर्यटक केंद्र का नाम लिखिए। उत्तराखंड में बहुत से पर्यटक हैं, जैसे देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। देखिए तो आगे देखिए इंग्लिश में भी दिया है, जिन बच्चों को, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनको इंग्लिश में आती है इंग्लिश करें, जो जिनको हिंदी में आती है हिंदी में करें। देखिए तो मैं आपको मेरा वीडियो पूरा हो गया है। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में न समझ में आया हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है इस 2021 के एग्जाम पेपर में, आप कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को उसका आंसर सहित आपको वीडियो बनाकर आपके पास वो आपको पहुंच जाएगा। देखिए तो अगर आज इस वीडियो में नए हो, तो चैनल को, हमारे चैनल फोकस ऑन ड्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपका, मैं जो आप वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अब दोस्तों आपको तैयारी जब करनी है, क्योंकि 24 मार्च को हम लोग का पहला पेपर हिंदी का है। मैं चाहता हूं कि फोकस ऑन ड्रीम की तरफ से आप सभी टॉप कर जाएं, यानी कि आप सबको एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए हम लोग हर एक कोशिश करेंगे। जो कोशिश हमसे नहीं होगी वो भी हम लोग करेंगे। देखिए हम दोस्तों, मैं आपको 21 का पेपर ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए। 21 का पेपर मिल ही नहीं रहा था, एग्जाम तो हुए थे लेकिन कोई एग्जाम दिया नहीं था। जो बच्चे
बैक एग्जाम डाले थे उन्हीं को मैंने हेरा बहुत हम लोग हमारी टीम बहुत रिसर्च की इस पर, मतलब कौन से बच्चे 2021 का यानी कि बैक पेपर डाले थे। हम लोग पता लगाए, उसके बाद उनसे पेपर लिए, हम लोग तब इसका वीडियो बना रहे हैं ये आपको पढ़ाने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।